जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें या आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज 2-4 इश्यूज पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहला, बलोचिस्तान में मस्तूंग में फिर हमला हुआ है कल रात में, और वहाँ पे भी कई सारी कैजुअलिटीज़, तकरीबन 5 से 6 कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान की हुई हैं और कुछ 1 दर्जन के करीब घायल हैं वहाँ पे। और टारगेटेड किलिंग टीटीपी के द्वारा वो चल रही है। कल उन्होंने किला सैफुल्ला में भी हमला किया बलूचिस्तान में, और टारगेटेड किलिंग में कई सारे पुलिस वाले और सिक्योरिटी पर्सनल, एफसी के लोग, पाकिस्तान आर्मी के लोग उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में मारे हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, हमको बार बार ये कहा जा रहा था पाकिस्तानियों की तरफ से। कल के वीडियो के बाद स्पेशली बहुत सारे कमेंट्स आए सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी उन्होंने टैग किया कि जी ये तो तौसा शरीफ में बता रहे हैं कि तौसा शरीफ में जो है कि टीटीपी आ गई है, वहाँ तो कहाँ गई है। हमने कल भी वीडियो देखा था, हम नई वीडियो दिखा लेते हैं जिसमें कि तौसा शरीफ में टीटीपी वाले घूम रहे हैं बाइक के ऊपर, और उन्होंने उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे शेयर भी की है। तो वो हम आज एविडेंस लेकर के आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद ANP के, अवामी नेशनल पार्टी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान में है, उसके एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक बात की है, बड़ी मजाका खेज बात है जिसको मुझे सुन के तो हंसी आती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की आवाम को मातम करना चाहिए उस स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने मीडिया के सामने दिया है। उन्होंने, वैसे आपको याद होगा, हमारे यहाँ पे एक नारा चला था जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया था, चौकीदार चोर है। उन्होंने बताया कि चौकीदार जो पाकिस्तान के यानी पाक फौज जो है, उन्होंने बताया कि ये लिटरली चोर हैं, और वो किस तरीके से चोर है और वो चौकीदारी एक्चुअली में किसकी करते हैं, ये ANP के लीडर ने बताया है। तो उनका भी वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आप हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं। और ये पाक फौज के बारे में ये ओपिनियन खैबर पख्तूनख्वा की एक पार्टी के एक लीडर का है, सीनियर लीडर, मतलब सीनियर मोस्ट लीडर ANP के हैं वो। और मुर्शिदाबाद में, बंगाल में, इंडिया में जो हिंसा चल रही है, जो दंगे चल रहे हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके ऊपर वहाँ की हाई कोर्ट तक ने स्टेटमेंट दे दिया कि जो स्टेट अपैरेटस है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई वो अपनी फोर्सेस भेजें इनको कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया, उसमें पता चला है कि इसमें ISI का हाथ है, और ISB, इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पर्चे बांटे थे मुसलमानों के बीच में कि इन हिंदुओं को टारगेट करो, इनको मारो, इनके घर जलाओ और इनकी औरतों के साथ रेप करो। ये इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश जो है, ये इसको बताया जा रहा है कि ये ISIS, जो कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो कि अफगानिस्तान में, या इस्लामिक स्टेट जो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में था, सीरिया में, कहते हैं उसकी एक सब्सिडरी यहाँ पे बनाई जा रही है। तो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भी ISI ने ही बनाया था, जो अफगानिस्तान में बना था, जिसके बाद अफगान तालिबान नाराज हुए और अफगान तालिबान ने टेक ओवर करने के बाद जो सबसे पहला काम किया था वो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने ढूंढ करके पूरे अफगानिस्तान में, जिसके ऊपर शक भी था, जिस गाँव में शक था कि इस गाँव में ये 1-2 लोग इस्लामिक स्टेट के हो सकते हैं, वहां पे उन्होंने उस घर के एक इंसान को मार दिया। तालिबान ने ये काम टेक ओवर करने के बाद किया था, क्योंकि उनको पता था कि जो इस्लामिक स्टेट वाले हैं ये बेसिकली कोई नहीं है, ये ISI के बनाए हुए, ISI के द्वारा फंडेड लोग हैं, जिनको ISI खड़ा करना चाह रही है एज अ इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट अफगान तालिबान की। अगर अफगान तालिबान कल को हमारी बात ना माने तो हम ये इस्लामिक स्टेट वालों को, जिनको दाइश कहते हैं, ये दाइश वालों को इस्तेमाल किया जाए इस अफगान तालिबान के लोगों के घर वालों को मारने के लिए, इनके खिलाफ सुसाइड बॉम्बिंग्स कराने के लिए, ताकि इनको कंट्रोल में रखा जाए और इनसे ज़बरदस्ती ड्यूरेंट लाइन तस्लीम कराई जाए, इनसे इंडिया के खिलाफ काम करवाया जाए, इनसे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स वापस अफगानिस्तान में लगवाए जाएँ और वहाँ से फिर वापस जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू कराई जाए। तो ये सारे काम उनसे जोर ज़बरदस्ती के दम पे कराया जा सके, इसके लिए उन्होंने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस नाम का एक आतंकवादी संगठन ISI ने बनाया था। 7 ISI के ऑफिसर्स का नाम भी ग्लोबल मीडिया में पब्लिश हुआ था, जिसको बाद में पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी मान मनव्वल करके उनका वो आर्टिकल ही हटवा दिया। उन 7 का नाम और उनकी फोटोग्राफ्स हमने डिफेंस ऑफेंस पे पहले भी पब्लिश की हैं। अब मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन हमने उसके एविडेंस दिया था उन 7 ISI ऑफिसर्स के फोटोग्राफ्स के साथ। और जो ग्लोबल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, हमने वो भी एज इट इज़ हमने दिखाई थी। तो ये इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का ही एक तरीके का इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश या इस्लामिक स्टेट बंगाल के नाम से उन्होंने बनाया है, और उसके नाम पे उन्होंने पर्चे बंटवाए थे। तो ये जो गलती इन्होंने की है, फिर से कुत्ते की दुम है, सीधी तो होगी नहीं इतनी जल्दी। आप उसको चाहे जितने भी दिन बोतल में डाल के रखिए। तो अब इनका इलाज जो है वो इलाज किया जाएगा। अभी इनको समझ में नहीं आई ये बात, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और इंडियन स्टेट में भी जो सीनियर लोग हैं उनसे कभी हमारी मुलाकात होती है, उनसे कभी भी मीटिंग होती है, कभी भी डिस्कशन होता है, चर्चा होता है, तो उसमें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, नो मैटर हाउ मच यू
पुट इन द एफर्ट फॉर पीस, आप जितना शांति चाह लें, आप इनके साथ जितनी अंडरस्टैंडिंग कर लें, ये नहीं सुधरेंगे। बिकॉज अगर इंडिया के साथ दुश्मनी नहीं है, इंडिया के साथ जंग नहीं चल रही है, तो पाकिस्तान आर्मी का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाकिस्तान आर्मी? वो फौज क्यों है? 7 लाख की फौज एक उस देश की, जिस देश की कुल आबादी 20 करोड़ 25 करोड़ जो भी है, वहां पे 7 लाख की फौज जो है, उसका पर्पस कुछ नहीं है। फिर हमको फौज का साइज छोटा करना पड़ेगा, उनकी मराद कम करनी पड़ेंगी, उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट है उनको कट डाउन करना पड़ेगा, उनकी पेंशनें, उनकी सैलरियां आपको कम करनी पड़ेंगी। तो अगर हिंदुस्तान के साथ पीस हो जाता है, या ईरान के साथ, या अफगानिस्तान के साथ, तो उस फौज का कोई पर्पस ही नहीं है। और इंडिया के साथ एनिमिटी तो बेस है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का। अगर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ में शांति से, सुकून से रह सकते हैं, तो पाकिस्तान बनाया क्यों था? फिर सवाल ये उठ जाएगा। अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में दोस्ती हो सकती है, ट्रेड हो सकती है, लोग एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो सकता है, तो पाकिस्तान क्यों बना? फिर यूनाइटेड इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी? ये एक सवाल उठता है। तो इंडिया के अंदर एक हिंदू मुस्लिम स्ट्राइफ बनी रहे, पाकिस्तान के अंदर इंडिया पाकिस्तान जंग चलती रहे, ये एक एसेंशियल पार्ट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो आईएसआई का जो मेन काम है, उनके और भी बहुत सारे काम है, जैसे ड्रग डीलिंग है, चरस बेचना, हीरोइन स्मगलिंग करना, अफीम की स्मगलिंग कराना, खेती कराना। और जैसा एएनपी के लीडर हैं, एएनपी के लीडर ने कहा कि भाई जहां पे भी इस देश में वसाइल होते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उन्होंने कहा कि इस देश में, इस मुल्क में जहां भी वसाइल है, वहां पे सिक्योरिटी रिस्क है। कहे कि वजीरिस्तान में, कहे जहां भी आप, बलूचिस्तान चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में आप चले जाएं, जहां पे भी वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहां पे भी गैस है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जहां पे भी चरस है, अफीम है, जहां पे भी इस देश में वसाइल है, वहां पे सिक्योरिटी रिस्क है, वहां पे मैं नहीं जा सकता। मैं इस सूबे का एक लीडर हूं, पॉलिटिशियन हूं, कि हमारे सूबे के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला और जो वजीर हैं, वो नहीं जा सकते वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां चौकीदार खड़ा है। इतना सिक्योरिटी रिस्क है वजीरिस्तान में, सब कुछ है, लेकिन 900 स्क्वायर किलोमीटर में जो चिलगोजे की जो फार्मिंग हो रही है, उसको किसी का बाप हाथ नहीं लगा सकता। ये उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में सिक्योरिटी, क्योंकि चाहे चौकीदार जो है ना, वो मुल्क की चौकीदारी नहीं कर रहा, वो चौकीदारी उस 900 स्क्वायर किलोमीटर जो चिलगोजे की जो खेती चल रही है ना, वो उसकी चौकीदारी कर रहा है। उसका मसला आवाम नहीं है, उसका मसला दहशतगर्दी नहीं है, उसका मसला यह है कि ये 900 स्क्वायर किलोमीटर में चिलगोजा जो एक ड्राई फ्रूट होता है, कहते ये जो है ना, ये हमारे कंट्रोल से नहीं जाना चाहिए। ये जो गैस निकल रही है ना सुई में, बस इस गैस को प्रोटेक्ट करो, बाकी बलूचिस्तान भाड़ में जाए, वो पूरा बीएलए के कंट्रोल में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो ग्वादर पोर्ट है ना, इसको सिक्योर रखो। तो कहे कि ये सिक्योरिटी रिस्क जो है ना, ये सिर्फ वहां होता है जहां पे वसाइल होते हैं, जहां नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। आप ये वीडियो देखिए। आप लोगों ने मेरे से सुना कि मैंने बार बार बोला कि जहां कुदरती वसाइल हैं वहां सिक्योरिटी मसाइल है। बाबा वजीरिस्तान में मैं नहीं जा सकता, वजीर नहीं जा सकता, मसूद नहीं जा सकता, लेकिन 900 किलोमीटर स्क्वायर चलगोजे के बाग को किसी का बाप हाथ लगा के दिखा दे, भाई वहां पे चौकीदार खड़ा है। अब चौकीदार मुल्क का चौकीदारी नहीं कर रहा, वो चलगोजे के बाग का चौकीदारी कर रहा है। आसान बात है भाई, पड़ा चिनार में, खुरम में लिथियम आ रहा है, बस लड़ाई छेड़ दो, आग लगा दो, जगह खाली करो, ऑपरेशन करेंगे, जो रह गए उनको भी निकाल दो और फिर कब्जा कर लो। तो आपने ये वीडियो देखी, ठीक है? ये ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं चौकीदार चोर है, असली चौकीदार कहाँ पे चोर है वो सुनिए, ये हकीकत है। तो बांग्लादेश में जो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने पहले भी बोला था कि इनको शौक चढ़ा था कि ये बांग्लादेश में जा करके, वहाँ पे रह करके, वहाँ पे जमात इस्लामी वालों के साथ मिल करके और जमात इस्लामी वालों के साथ एक नई कोई तंजीम बनाए, और जो बिहारी मुसलमान जो कि बांग्लादेश में रह गए, और जब 1971 में बंगाली औरतों का रेप हो रहा था, उनका जेनोसाइड हो रहा था, और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप किया गया, 1 लाख नाजायज बच्चे पैदा हुए, तो उस रेप करने वालों में पाक फौज के साथ ये बिहारी मुसलमान, और बिहारी मुसलमान इन द सेंस कि ये वो मुसलमान थे जो बिहार और बंगाल से पार्टीशन के बाद उधर चले गए थे, ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो ये उस समय पाक फौज के साथ थे, बंगालियों के साथ नहीं थे। इनके साथ मिलकर के एक तंजीम बनाई जाए, और इनके साथ मिलकर तंजीम बनाई जाए, और इनको जो है इंडिया के अंदर एक्टिव किया जाए, बंगाल के अंदर। और चूंकि बंगाल के अंदर
डेमोग्राफी भी इस तरीके की है कि वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो कि बांग्लादेशी ही हैं, जो बिहारी मुसलमान ही हैं या जमात इस्लामी वाले ही हैं जो इधर आकर के रह रहे हैं, जिनको हमारी पास्ट की सरकारों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ बना के दिया हुआ है। हमने ज़हक तनवीर के साथ एक वीडियो किया था, आपको अगर आपको याद हो, आप लोगों से जिन लोगों ने देखा था, उन्होंने बताया कि जब वो सऊदी अरेबिया की जेल में थे तो किस तरीके से वहाँ पे जो बांग्लादेशी थे उनके साथ जेल में, वो हिंदू नाम से, संजू मंडल के नाम से और इस तरह के नामों से, उन्होंने हिंदू नामों से अपने इंडियन पासपोर्ट बनवाए हुए थे और सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे। और काम क्या करते, वहीं चोरी चकारी, और उन्होंने तो खैर ये भी बताया कि वहाँ पे वो देह व्यापार का, सबसे ज़्यादा काम देह व्यापार का करते हैं और अपनी महिलाओं से ही देह व्यापार कराते हैं, ज़ाक ने बताया था। तो वो तो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। लेकिन ऐसे लोगों से आप और एक्सपेक्ट क्या करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के 10 लाख औरतों का रेप किया हो, सिर्फ इस बिना पे कि वो बंगाली है तो उसका हम रेप कर लें और इस तरह से, और वो चूंकि आज़ादी मांग रही इसलिए उसका रेप कर लें, तो उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे कोई शक नहीं होगा कि ये जो 1 लाख नाजायज़ बच्चे पैदा हुए थे उनमें उनके ही नाती पोते या उनके ही बच्चे होंगे, ये जो सारे इस हरकतों में लगे हुए, जो जमात इस्लामी की रैलियों में नारे लगाते हैं। बहरहाल वो हमारा इशू नहीं है। तो ये जो सारा काम था, उन्होंने बताया कि भाई वो हमारे साथ नमाज भी पढ़ते थे जेल में, हमारे साथ रोज़ा भी रखते थे, हमारे साथ इफ्तारी भी करते थे, और जब कोर्ट में केस होता था तो अपना इंडियन पासपोर्ट निकाल के चले जाते थे और वो कहते थे कि भाई हमारे पास बांग्लादेश और इंडिया दोनों का पासपोर्ट है। होता यह है कि शरीयत के हिसाब से सऊदी अरेबिया में अगर आप मान लीजिए अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए हैं तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कोड़े मारे जाते हैं, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको कोड़ों की सज़ा नहीं होती, फिर आपको सिर्फ 3 महीने या 4 महीने जेल की सज़ा होती है। तो क्या कि वो आए और क्या कि वो कोर्ट से आया तो हमने उससे पूछा कि तुम कोड़े नहीं मारे गए? कहते नहीं, मैंने अपना इंडियन पासपोर्ट दिखा दिया था, मैंने बता दिया था कि मैं हिंदी हूँ, यानी कि मैं इंडियन हूँ और हिंदू हूँ, तो बच गए कोड़े। इस तरह के बहुत सारे तो हमारे यहाँ है ना। अगर सऊदी अरेबिया में इस तादाद में, लातादाद में बांग्लादेशी जो है इंडियन बन के, हिंदू बन के रह रहे हैं, तो आप सोचिए इंडिया के अंदर कितने रह रहे हैं। उनके वोटर आईडीज़ भी हैं, सब कुछ है। तो एनआरसी करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए सीए तो आ गया, अब एनआरसी करना ज़रूरी होगा। अगर एनआरसी नहीं करेंगे तो ये एक ऐसा कोड है जो इस देश में फैलता जाएगा और बंगाल में वो वायलेंस होगा जो आप सोच नहीं सकते। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अभी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियस है और गवर्नमेंट ने ही इस चीज़ की जांच कराई थी कि इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है, और इसका जो पेबैक टाइम है वो आने वाला है बहुत जल्दी। और बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो मुर्शिदाबाद में चल रहा है, बांग्लादेश को अगर ये गलतफहमी है कि दे कैन गेट अवे विद इट, ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अपने मुल्क के अंदर जो कर रहे थे वो आपके अपने मुल्क का मसला था। इंडिया ने वहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस शो की, भाई आपके अपने देश का मसला है, आपको जो करना है करिए। अब आप हमारे यहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ लोगों को मार रहे हैं, तो अब आपको तैयार रहना पड़ेगा। और आपने अगर सबक पाकिस्तान से नहीं सीखा है तो अब सबक हम आपको सिखाएंगे। ये बात इंडिया ने कैटेगोरिकली क्लियर की है। 26/11 से लेकर के आज तक जितने भी इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जितने भी यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उनमें से हार्डली कोई जिंदा बचा है, अभी हार्डली कोई जिंदा बचा है। तो आपको अगर ये गलत फहमी है कि आप ये पुल ऑफ कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अमेरिका की गोद में बैठने से लेकर के चाइना के लाडला होने तक, अगर वो पुल ऑफ नहीं कर पाए और आपको गलत फहमी है कि आप इससे ये रिक्शा वाले पुल ऑफ कर लेंगे, तो आपकी गलत फहमी दूर कर दी जाएगी। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, क्योंकि नई दिल्ली में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये न्यूज़ है मेरे पास, ये कोई एनालिसिस नहीं है। मुर्शिदाबाद को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा है नई दिल्ली में, और इसका पेबैक जो है वो बांग्लादेश को झेलना पड़ेगा बहुत जल्दी, और बांग्लादेश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या तो ये एकदम से सीधे हो जाएंगे, या तो फिर ये उस रास्ते पे निकल जाएंगे जिस रास्ते पे पाकिस्तान है, जहाँ पर बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग तंजीमें उठ के खड़ी हो गई हैं, वो उनसे लड़ भी रही हैं, इनको मार भी रही हैं। 80% 90% टेरिटरी इन राज्यों में स्टेट के कंट्रोल में ही नहीं है। अगर उस तरह का बांग्लादेश ये चाहते हैं तो या तो उस तरह का बांग्लादेश बनेगा, और या तो ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, और यही मूड है दिल्ली में, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। आपको एडवेंचरिज्म का शौक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रखिए एडवेंचरिज्म का शौक, लेकिन उस एडवेंचरिज्म को पुल ऑफ करने की औकात भी तो रखिए, ठीक है? उसकी औकात भी होनी चाहिए। औकात आपकी रिक्शा चलाने की है, औकात आपकी भीख मांगने की है, औकात आपका देह व्यापार करवाने की है, और लड़ेंगे आप भारत से। इस्लामिक स्टेट बंगाल बनेगा भारत के अंदर, मतलब पाकिस्तानियों के साथ रह करके बुद्धि भी पाकिस्तानियों जैसी हो गई है क्या?
वहां पे रैलियां निकाल रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान को टारगेट कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो उसको इस औरत की साड़ी पहना करके और साड़ी पे इजरायली झंडा लगा करके ये वहां पे रैलियां निकाल रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। आपको पठानों और बलोचों के ऊपर जुल्म नहीं दिखाई दे रहा। जो सराइकी रहते हैं साउथ पंजाब में उनके ऊपर जुल्म नहीं दिखाई दे रहा। जो सिंधी नेशनलिस्ट है उनके ऊपर जुल्म नहीं दिखाई दे रहा। जो यूगर मुसलमान है चाइना में उनके ऊपर जुल्म नहीं दिखाई दे रहा। जुल्म किसके ऊपर दिखाई देता है? जुल्म दिखाई देता है जहां पे ये खुद दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जहां हिंदुओं को मार रहे हैं, जहां हिंदुओं के घर जला रहे हैं, उनकी औरतों के रेप कर रहे हैं। अगर आपको शौक इतना है ना तो आपका ये शौक पूरा किया जाएगा और ये बहुत अच्छे से पूरा होगा शौक। इतना ही मुझे कहना था, इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। बाकी जब चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या अनफोल्ड हो रहा है। और अब आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग जगह टारगेटेड किलिंग हुई है। आप इस समय जिसकी तस्वीर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसका नाम नईम खान है। औरंगजेब जिले में इसको जो है टीटीपी वालों ने मारा है। अरंगा चेक पोस्ट है डाबोरी में, और ये जो व्यक्ति है ये रहने वाला कड़क जिले का था और पाकिस्तान आर्मी में था। इसको टारगेटेड किलिंग में कल मारा है टीटीपी ने। और अब इस समय आप जिसकी तस्वीर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका नाम करामत खान है। इसको बनू में, ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में था, इन्फॉर्मेंट बताया जा रहा था कि ये पाकिस्तान आईएसआई और इनके लिए इंफॉर्मेशन वगैरह पुल ऑफ करता था, पास करता था। तो इसको जो है बनू जिले में खैबर पख्तूनख्वा के मारा गया है। टीटीपी ने मारा है इसको टारगेटेड किलिंग में। और इस समय आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं इनका नाम जो है ये मोहम्मद जुल्फ़िकार है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता था और पाकिस्तान आर्मी एफसी का ये सोल्जर था। इसको स्नाइपर अटैक में, स्नाइपर का इस्तेमाल करके इनकलाब पाकिस्तान, जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, इनकलाब पाकिस्तान ने इसको स्नाइपर अटैक में जो है तीरा वैली में, जिसको वादी तीरा कहते हैं खैबर एजेंसी में, वहाँ पे इसको जो है उन्होंने मारा है। और ये 3 टारगेटेड अटैक्स कल के हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं तौसा शरीफ, जहाँ की बात जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा रहा था कि तौसा शरीफ में तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि यहाँ टीटीपी है। तो ये वीडियो देख लीजिए, ये टीटीपी ने वीडियो रिलीज किया है, तौसा शरीफ से ही ये वीडियो बनाया है। भाई देख लो, हम यहीं पे हैं और ये हमारा वीडियो है। तो ये अब आपको समझ में आ गई ये बात कि ये कितना झूठ बोलते हैं और हम इनका झूठ डेली बेसिस पे एक्सपोज करते हैं। और आज तक कभी भी एक भी कांस्टेबल, एक भी जवान, एक भी सोल्जर का इनका डिनाइल नहीं आया कि भाई ये प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन डिनाई नहीं कर पाते। डिनाई करेंगे कैसे? क्योंकि वो लोग हम जो दिखा रहे हैं वो हम ग्राउंड से आपको लाके दिखा रहे हैं। और मस्तुंग में आप खुद सोचिए इनकी हालत। मस्तुंग में अभी 15-20 दिन पहले जब वहां पे अटैक हुआ, जिसमें दर्जन के हिसाब से इनके लोग मारे गए पाकिस्तान आर्मी के, वहां पे दश्त रोड पे मस्तुंग में ही यार दोबारा हमला हो जाता है, दोबारा इतने लोग मार देते हैं बीएलए वाले। क्या बताता है ये? आपकी कैपेबिलिटी, आपकी हैसियत। आप कहते हैं हम अफगान तालिबान से भी जंग लड़ लेंगे, हम हिंदुस्तान से भी जंग लड़ लेंगे, हम ईरान से भी जंग लड़ लेंगे, हम अमेरिका से भी लड़ जाएंगे, हम चाइना से भी भिड़ जाएंगे। ये आपकी हैसियत है। आपसे बीएलए और टीटीपी और इनकलाब पाकिस्तान, आपसे ये नहीं हैंडल हो रहे। इमेजिन करके देखिए आप, एक एरिया में अगर मान लीजिए अगर एक पुलवामा हुआ तो एक पुलवामा हुआ, दोबारा उस पुलवामा में कहीं कुछ नहीं हुआ। कहीं एक जगह पे अटैक हो जाता है तो कम से कम कोई भी दुनिया की रीजनेबल, जिसके अंदर 2 पैसे की भी शर्म हो, कोई भी फौज हो ना, तो वो ये सोचेगी यार ये कम से कम यार कहीं और कुछ हो जाए, बट यहाँ दोबारा अब नहीं होना चाहिए। वरना लोग कहेंगे यार कि ये एक ही जगह पे 2-2 बार हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे सोचिए, मस्तुंग में अभी 15-20 दिन पहले हुआ था, दर्जनों मारे गए, फिर 10-15 दिन बाद फिर दोबारा हो गया। और ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा,
इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग लाइन डाउन। ये मैं आपको बहुत 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। ये बांग्लादेश और बांग्लादेश में बैठ के जो आपको शौक चढ़े हुए हैं, इन्होंने एक मिनरल्स के ऊपर इन्होंने समिट कराई है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराई मिनरल्स की। हम देखते हैं जहाँ पे टीटीपी और बीएलए इतना एरियाज कंट्रोल करके बैठे हैं, वहाँ पे आपके ये मिनरल्स और आपको ये लगता है कि आप इंडिया के अंदर आईसिस बनाएंगे और आपके यहाँ पे मिनरल्स और इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी और वो चलेगी। देना कि जन्नत की हकीकत तो हमको मालूम है गालिब, लेकिन दिल को खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है, तो आप रखें अपना ख्याल अच्छा। लेकिन आपकी जो औकात है ना, वो औकात यही है। एक वीडियो में दिखाता हूँ, एक जर्नलिस्ट है अहमद नूरानी, अमेरिका चले गए, उनको भी जान से मारने की कोशिश की थी इन्होंने, तो वो चले गए। वो अपना वहाँ पे कुछ फैक्ट फोकस या ऐसा कुछ वो अपना कुछ चलाते हैं, एक कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शुरू की है, और वो रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि आसिम मुनीर ने हुआ क्या था। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि आसिम मुनीर ने किस तरीके से अपनी 2 बेटियों को और उनके दामाद को उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू करा के दिया हुआ है। इतना ही बोला था। यही बताया था कि आसिम मुनीर का जो भाई है कासिम मुनीर, उसने किस तरीके से शराब के नशे में एक इंसान को जो है गाड़ी से रौंद के मार डाला। यही बताया था। और किस तरीके से वो सारी न्यूज़ है वो रातों रात जो है अखबारों से और टीवी चैनलों से गायब कर दी गई, और वो आज की डेट में पीओजेके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर, एक मलाईदार पोस्ट पे बैठ करके उसको एंजॉय कर रहा है। और उसके घर में किस तरीके से दर्जनों के हिसाब से शराब की बोतलें मिली थी। उसने यही सारी चीज़ें बताई थी ना, और रिपोर्टेड थी। आप डिनाई कर देते, आप प्रूफ दे देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने जिस बच्चे की जान ली थी इन्होंने, उसने बताया कि 18-19 साल का बच्चा था जिसको इन्होंने मारा था। तो 18-19 साल का जो बच्चा था, उस बच्चे के बारे में बता देते कि भाई ये बच्चा तो देखो जिंदा है, इसको तो मारा नहीं है। वो नहीं करते ना। किया उसके 2 भाई रहते हैं पाकिस्तान में, उन दोनों को उठा लिया। ये वीडियो दिखाता हूँ उसकी बूढ़ी माँ अहमद नूरानी की, वो रोते हुए कोर्ट से निकल रही है। 25 दिन से उसके बेटे कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। उसके बेटों ने कोई गुनाह नहीं किया था। गुनाह तो खैर अहमद नूरानी ने कुछ कोई नहीं किया, उसने तो खबर दी सिर्फ। वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उसका काम है जर्नलिज्म करना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना। उसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला है कि उसको उठा करके उसके भाइयों को जेल में डाल दिया, और उसकी माँ जो है वो दर दर भटक रही है, रो रही है। ये आपकी हैसियत है, आप यही कर सकते हैं, यही आपके बस की है। औरतों के बलात्कार करवा सकते हैं, रेप करवा सकते हैं, लोगों के घर जला सकते हैं, उनके भाइयों को उठा सकते हैं, उनकी बीवियों को उठा सकते हैं, बुशरा बीबी को उठा सकते हैं। खान तो तुमसे हैंडल नहीं हो रहा ना। खान के पास तो डेली जा रहे हो एनआरओ मांगने, तुमको भी छोड़ देंगे, तुमको बाहर भी ले आएंगे, कुछ नहीं होगा। तुम बस आसिम मुनीर के खिलाफ कुछ मत बोलना। नहीं मान रहा ना, करो डील। और यही आपकी हैसियत है। आप औरतों, बच्चों, इनके ऊपर आप जुल्म कर सकते हैं, करिए। बंगाल में करिए, बांग्लादेश में किया ही था, बलूचिस्तान में चल ही रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। तो आप ये जो कर रहे हैं आप करते रहिए, और हम आपके पास खबरें लेकर के आते रहेंगे। और मुझे पूरी सिंपैथी है अहमद नूरानी की मदर के साथ। नो मदर, कोई भी माँ दुनिया में किसी को भी इस तरह के टॉर्चर, इस तरह के पेन से नहीं गुजरना चाहिए। मेरी पूरी सिंपैथी। लेकिन मुझे एक बात बुरी लगती है कि अहमद नूरानी की माँ कोर्ट से निकलती है तो पूरे कैमरे पहुंचे होते हैं, सारा मीडिया भी बोल रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन जब पठानों की माएँ निकल रही होती हैं, जब बलोचों की माएँ दर दर भटक रही होती हैं, तो कोई कैमरा, कोई मीडिया हाउस, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कोई रिपोर्टर, कोई कभी नहीं पहुंचता। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो करने वाले लोग हैं, ये पंजाब में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लेते हैं, कभी बलूचिस्तान जा करके करें, कभी खैबर पख्तूनख्वा में करके दिखाएं मुझे, जहाँ पे वो 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो चिलगोजे का जो रखवाला है, जो चौकीदार है, कभी उसके खिलाफ वहाँ पे जा करके करें कि वहाँ पे जो पीटीएम के जो रिजर्वेशंस हैं, या बलोच यकयती कमेटी महारंग बलोच के जो रिजर्वेशंस हैं, वो जिन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करते हैं, कभी उनके ऊपर करके दिखाएं ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो ये मेरी कंप्लेन वहाँ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से है। बाकी माय प्रेयर्स फॉर द मदर। और
बहुत पुरानी कहावत है कि माएँ बहनें बेटियाँ जो होती हैं ना वो सांझी होती हैं, तो उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए। एंड ऑलवेज स्टैंड, मैं इंडियन से भी कहूँगा कि ऑलवेज स्टैंड विद मदर्स एंड सिस्टर्स एंड डॉटर्स, ठीक है, वो चाहे आपके दुश्मन की ही क्यों ना हो, ठीक है। उनके भी रिस्पेक्ट, उनके भी ऑनर और उनकी भी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बलूचिस्तान में कल सरदार अख्तर मिंगल ने ये बात बोली कि बलूचिस्तान में हमने रेप और इस तरह की चीज़ें हमने सुनी भी नहीं थी। कहते कि हमारे यहाँ कबायली, जिनको हमको कबायली कहते हैं ना, फ्यूडल्स, कहते हैं हमारे यहाँ पे जो फ्यूडल फ्यूड्स भी होते हैं ना, जो कबायली लड़ाई भी होती है, कि जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में एक कबीला दूसरे कबीले के लोगों को मार देता है। कि अगर वहाँ पे भी अगर कोई एक औरत अगर आकर के अपने सिर का चादर उठा करके अगर ज़मीन पे डाल देती है तो लड़ाई वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, कि दुश्मन वहाँ से वापस चला जाता है। कहते इतनी गैरत तो हमारे यहाँ बलोचों में रही है। क्या पाक फ़ौज के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको उस चादर की वैल्यू नहीं पता। उनके सामने अगर कोई चादर डाल दे तो कहते चादर डालने की नौबत नहीं आती, ये चादर सरों से खींचने वाले लोग हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरदार अख्तर मिंगल ने आज़ाद सैयद के प्रोग्राम में बोला है। तो जैसी आप अवाम हैं, जैसी आप रियाया हैं, वैसा ही आपके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान में लिखा हुआ है कि जैसी रियाया होती है उसके ऊपर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो आप अगर उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, अगर आप एक मुहाजिर होकर के, एक सिंधी होकर के किसी बलोच और पश्तून के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप एक पंजाबी होकर के अपने पश्तून और बलोचों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, या आप सिंधी नेशनलिस्ट भी हों, आप कुछ भी हों, अगर आप मजलूम की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आप खुद भी मजलूम बनेंगे। और ये बात अगर आपको नहीं समझ में आती तो जा करके पीटीआई से पूछ लें, इमरान खान की पार्टी के जितने जियाले हैं, जितने कारकुन हैं, उनसे पूछ लें। ये बड़ा चीयर करते थे पहले बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशंस होते थे, तो सबसे बड़े चीयर लीडर्स उन ऑपरेशंस के, उन एब्डक्शंस के, और सबसे बड़े एडवोकेट उन नामालूम अफराद के जो इन बलोचों को और पश्तूनों को गोलियां मारते थे, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, जर्नलिस्ट को, उन नामालूम अफराद की सबसे बड़े चीयर लीडर्स हुआ करते थे पीटीआई वाले। आज लीडर भी अंदर है और आज खुद उन्हीं चीज़ों की शिकायत कर रहे हैं जो शिकायत पहले लोग इनसे किया करते थे। तो जो मजलूमों के हक में नहीं आवाज़ उठाता, उसका खुद का मजलूम बनना तय है। तो आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सपोर्ट ज़रूर करें हमें, और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।